हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th में अशोक के फूल का अगला भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 में देख रहे हैं कि अगला पैसेज है, मुझे मानव जात की दुर्गम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोकती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। इसके पहले पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मनुष्य है वह मनुष्य जो है वह अपनी क्या है, अपने स्वार्थ भावना के कारण पढ़े थे, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। जिससे उसका स्वार्थ सधता है उसको याद करता है, और जिससे उसका स्वार्थ नहीं सधता वह उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। उसको पीछे छोड़ करके अपने संसार में आगे बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग पढ़े थे। यहाँ इस पैसेज में अंडरलाइन है कि मुझ में मानव जाति से बाद की बात है। तो इसका यहाँ तक चली आ रही है तक अंडरलाइन है। इसका पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो लिखेंगे पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मानव जात के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास में मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप जो क्या दिखाई दे रहा है, जो अनुभव दिखाई दे रहा है कि वह जो मनुष्य की जिजीविषा है, इच्छा शक्ति है, वह बहुत निर्मम है। निर्मम है अर्थात वह मोह माया के बंधनों से रहित है। सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोकती चली जा रही है। और जो यह निर्मम मोह माया है, यह सभ्यता और संस्कृति के जो व्यर्थ बंधन है या मोह है, वह उन सबको कुचलती हुई, रोकती हुई आगे की तरफ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वह किसी के लिए रुक नहीं रही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। तो मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोकती हुई आगे चल जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है लेखक ने किसे बाद की बात बताया है। तो देश और जाति की अशुद्ध संस्कृति को लेखक ने बाद की बात बताया है। फिर अगला क्वेश्चन है ग्रहण और त्याग का रूप क्या है। तो वर्तमान समाज का जो रूप है वह पता नहीं कितने ग्रहण और कितने त्यागों के बाद ऐसा समाज हमें दिखाई देने को मिला है। तो पता नहीं कितने ग्रहण और त्यागों के बाद क्या होता है, वर्तमान समाज का रूप स्वरूप देखने को मिलता है। अब आपका अगला पैसेज है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, समझ लीजिए अगला और अंतिम, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय है हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों से परपली थी। उसे रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनों दिन दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने अच्छों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई और अशोक पीछे छूट गया। इसका है कि इसका पहला क्वेश्चन है कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम जान ही रहे हैं कि पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिखा है रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ से है बेटा कि सामंतों इसका है रेखांकित अंश की व्याख्या है कि यहाँ से वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। यहाँ से अंडरलाइन है
तो इसमें अंडरलाइन नहीं दिखा रहा है, मैं बता रही हूँ आपको इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन। तो हम लिखेंगे रेखांकित अंश में कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सामंतों और पूंजीपतियों की जो बादशाहत है वह क्या हो गई है, अब समाप्त हो गई है। इसलिए उनके द्वारा आमोद प्रमोद मौज मस्ती द्वारा किए गए जो आयोजित जो कार्य हैं वह क्या हो गए हैं, पहले की तरह नहीं रह गए हैं, अब समाप्त हो गए हैं। फिर लिखा है संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा, अर्थात कि जो संतान की इच्छा रखने वाली जो स्त्रियां थीं वह अब अशोक के वृक्ष की शरण में नहीं जाती हैं। पहले की ऐसी मान्यता है कि अष्टमी तिथि को, जब आप पूरा लेसन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अष्टमी तिथि को अशोक के वृक्ष की पूजा होती थी और वो पूजा वो करती थी जिनको संतान प्राप्त करने की इच्छा रहती थी। तो लेखक कहते हैं कि अब ऐसी भी स्थिति नहीं रह गई है कि संतान की कामना करने वाली स्त्रियां अब अशोक वृक्ष की शरण में नहीं जाती हैं, क्योंकि उन्हें धन संपत्ति के देवता माने जाने वाले गंधर्वों के वरदान की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे अधिक क्या वरदान अब किन्होंने कौन देने लगे हैं, पीर देने लगे हैं, भूत भैरव देने लगे हैं, काली दुर्गा और यक्षों ने देने लगे हैं, जिससे उनकी जो क्या है, जो उनकी इज्जत है वो घट गई है। अब उस पुष्प को कोई नहीं पूछता, दुनिया अपने रास्ते चली गई है और अशोक पीछे छूट गया है, अर्थात लोग क्या हो गए हैं, उस अशोक से अब जो कभी संतान का सुख प्रदान करने वाली कामिनियों का शोक दूर करने वाला था वह अशोक का वृक्ष आज भूल करके सब लोग उसे आगे बढ़ गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक किसे कहा गया है। तो सामंती सभ्यता की परिष्कृति रुचि का प्रतीक अशोक के वृक्ष को कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, इस वाक्यांश में किस रहस्य की ओर संकेत किया गया है। तो हम लिखेंगे कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, इस वाक्यांश में इस रहस्य की ओर संकेत किया गया है कि अशोक के वृक्ष की पूजा इसलिए भी की जाती थी क्योंकि उसे संतान संबंधी मनोकामना को पूर्ण करने वाला भी माना जाता था, और संतान की कामना करने वाली जो स्त्रियां थी वह अब अशोक के वृक्ष की शरण में जाकर के पूजा नहीं करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सामंत क्यों उखड़ गए। फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सामंत इसलिए उखड़ गए, समाज इसलिए ढह गया, क्योंकि उनका अस्तित्व इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि वे जिन किसान मजदूरों का खून चूसकर स्वयं को समृद्ध बनाते रहे, वे आम जनता के लोग, किसान और मजदूर समय के परिवर्तन के साथ साथ ही अपने अधिकारों, अपने न्याय के प्रति सचेत हो गए। धन्यवाद बच्चों, यह अशोक के फूल का सबसे लास्ट पैसेज था। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।